तो आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का इतिहास, जिसका पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय या यूरोप में राष्ट्रवाद। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग महत्वपूर्ण घटनाएं या तथ्य। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो आपका आता है 18वीं सदी में कई ऐसे देश थे जैसे कि जर्मनी, इटली तथा स्विट्जरलैंड आदि उस रूप में नहीं थे जैसा कि आज हम इन्हें देख रहे हैं। ठीक है, ये छोटे छोटे राज्यों में विभाजित थे जिसका अपना एक स्वतंत्र शासक था। फिर से समझिएगा, 18वीं शताब्दी में कई ऐसे देश जैसे जर्मनी, इटली तथा स्विट्जरलैंड उस रूप में नहीं थे जैसा कि आज हम इन्हें देखते हैं। ठीक है, ये छोटे छोटे राज्यों में विभाजित थे जिनका अपना एक स्वतंत्र शासक था। दूसरा बात है 1789 की फ्रांसीसी क्रांति। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति थी। इसने फ्रांस में राजतंत्र समाप्त कर प्रभुसत्ता फ्रांसीसी नागरिकों को सौंपी। इस क्रांति से पहले फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिसके संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश राजा का शासन था। फिर से समझिएगा, थोड़ा सा इरड़ हो गया है, समझेंगे इसको। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति थे। इसने फ्रांस में राजतंत्र समाप्त कर प्रभुसत्ता फ्रांसीसी नागरिकों को सौंपी। इस क्रांति से पहले फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिसके संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश राजा का शासन था। अगला है 1804 की नेपोलियन संहिता। 1804 की नेपोलियन संहिता, इसे 1804 में लागू किया गया। इसने जन्म पर आधारित विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया। इसने न केवल न्याय के समक्ष समानता स्थापित की बल्कि संपत्ति के अधिकार को भी सुरक्षित किया। आगे चलते हैं। क्रांतिकारी फ्रांस उदारवादी प्रजातंत्र का पहला राजनीतिक प्रयोग था। वहाँ वोट देने और चुने जाने का अधिकार केवल उन्हीं पुरुषों का था जिनके पास संपत्ति थी। समझिएगा, जिनके पास संपत्ति था, पैसा था, धन था, वही लोग वोट दे सकते थे, दूसरा नहीं दे सकता था। संपत्ति विहीन पुरुषों और सभी औरतों को राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा गया। जिसके पास संपत्ति नहीं था, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, उनको राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा गया। केवल थोड़े ही समय के लिए जैकोबिन शासक के समय सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्राप्त था, मगर नेपोलियन की संहिता पुनः सीमित मताधिकार वापस लाई और उसमें महिलाओं को आवश्यक दर्जा देते हुए उन्हें पिताओं और पतियों के अधीन कर दिया। आगे चलते हैं। वियना कांग्रेस, इसकी बराबर चर्चा होती रहती है इतिहास में, देखेंगे। 1815 में ब्रिटेन, पर्सा, रूस और ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्तियाँ जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था के प्रतिनिधि यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करने के लिए वियना में इकट्ठा हुए, जिसकी अध्यक्षता ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिख ने की थी। आगे चलते हैं। वर्साय में हुए एक समारोह में पर्सा के राजा विलियम प्रथम को जनवरी 1871 में जर्मनी के सम्राट घोषित कर दिया। देखिएगा, वर्साय में हुए एक समारोह में पर्सा के राजा विलियम प्रथम को जनवरी 1871 में जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया। आगे चलते हैं। 1871 में इमैनुअल द्वितीय, जिसको हम लोग विक्टर इमैनुअल द्वितीय के नाम से जानते हैं, को एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया। आगे चलते हैं। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की भूमिका। राष्ट्रवादी आंदोलन में सभी यूरोपीय राज्यों जैसे फ्रांस, इटली की औरतों ने सक्रिय योगदान दिया। महिलाओं ने अपने समाचार पत्र शुरू किए, अनेक स्वतंत्र राजनीतिक संगठन बनाए और प्रदर्शनों में भाग लिया। इतना होने पर उन्हें असेंबली के चुनावों में मतदान का अधिकार नहीं था। आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है, ये शब्दावली है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट शब्द हैं जैसे कुलीनबर्ग कहते किसको हैं? तो ये जमीन के मालिक व यूरोपीय महाद्वीप का सबसे शक्तिशाली वर्ग था। समझिएगा, कुलीनबर्ग किसको कहेंगे? तो ये जमीन के मालिक व यूरोपीय महाद्वीप का सबसे शक्तिशाली वर्ग था। ठीक है। दूसरा है निरंकुशवाद, एक ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी सरकार का कोई अंकुश नहीं होता है। ठीक है, मतलब ऐसी शासन व्यवस्था, ठीक है, जिसका या फिर एक ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता है। आगे चलते हैं। उदारवाद यानी लिबरलिज्म। तो लिबरलिज्म शब्द लातीनी भाषा के मूल शब्द लिबर पर आधारित है, जिसका अर्थ है स्वतंत्रता। नए मध्यम वर्ग के लिए उदारवाद का अभिप्राय था व्यक्ति के लिए आज़ादी व कानून के समक्ष समानता। अगला है जनमत संग्रह, एक प्रत्यक्ष मतदान जिसके द्वारा एक क्षेत्र की सारी जनता से किसी प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है। फिर आगे चलते हैं। रूढ़िवाद, एक ऐसा राजनीतिक दर्शन जो परंपरा स्थापित संस्थानों, पौराणिक परंपराओं और रिवाजों पर बल देता है। समझिएगा, एक ऐसा राजनीतिक दर्शन जो परंपरा स्थापित संस्थानों, पौराणिक परंपराओं और रिवाजों पर बल देता है। आगे देखिएगा। यूटोपिया, कल्पना आदर्श इसको कहते हैं, एक ऐसे समाज की कल्पना जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव है।
ठीक है। आगे चलते हैं रूमानीवाद, एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन जो एक खास तरह की राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता था। फिर आगे चलेंगे नारीवाद, स्त्री पुरुषों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समानता की सोच के आधार पर महिलाओं के अधिकार और हितों का बोध नारीवादी है। ठीक है। आगे चलते हैं जुंकर्स, क्या है? जुंकर्स, पर्सा की एक सामाजिक श्रेणी का नाम जिसमें बड़े बड़े जमींदार शामिल थे। आगे चलेंगे जालबेराइन, यह एक जर्मन शुल्क संघ, आपको पता है कि जालबेराइन किसकी संस्था थी? व्यापारियों की। फिर भी चलते हैं आगे, देखते हैं। यह एक जर्मन शुल्क संघ था जिसमें अधिकांश जर्मन राज्य शामिल थे। यह संघ 1834 में पर्सा की पहल पर स्थापित हुआ था। इसमें विभिन्न राज्यों के बीच शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया गया और मुद्राओं की संख्या 2 कर दी, जो पहले 20 से भी अधिक थी। यह संघ जर्मनी के आर्थिक एकीकरण का प्रतीक था। आगे चलते हैं, महत्वपूर्ण व्यक्ति की बात करें तो जिउसेप्पे मैत्तेरानी, ठीक है। यह एक महान क्रांतिकारी जिसे यंग इटली नामक आंदोलन चलाया और जिसके फलस्वरूप इटली में एकीकरण की भावना को बल मिला, वह राजतंत्र का घोर विरोधी था। देखिए, ये जोसेफ मेजनी भी है, मैत्तेरानी भी कहा जाता है। आगे चलेंगे, गैरिबल्डी, इटली का महान क्रांतिकारी जो मैत्तेरानी का सहयोग व समकालीन था। उसे लाल कुर्ती नामक सेना की तैयारी की जिसकी सहायता से उसने ऑस्ट्रिया को हराया। ठीक है। उसने इटली की स्वतंत्रता के लिए कई आंदोलन किए। आगे चलेंगे, काउंट काबूल, काबूल को इटली का बिस्मार्क माना जाता है। वह इटली के सिर्डिनिया राज्य का प्रधानमंत्री था। उसने सर्वप्रथम अपने राज्य को इटली में मिलाने का कार्य किया। आगे चलेंगे, बिस्मार्क, जर्मनी के इतिहास में अद्वितीय स्थान प्राप्त है। उसने जर्मनी के एकीकरण के लिए रक्त तथा लौह की नीति अपनाई। उसके प्रयासों से ही जर्मनी का एकीकरण संभव हुआ। तो आज के लिए हम इतना ही। अगले वीडियो में फिर हम इस पर आगे बात करेंगे और ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का है। देखिए, हम आपके जो आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें भी काम दे, इसीलिए मैंने इस तरह का वीडियो बनाया है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इसको नोट कर लें, ठीक है। फिर अगले वीडियो में हम लोग आगे बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।